पैसों की अचानक जो जरूरत आती है ना, वो कोई नोटिस नहीं देती है। हो सकता है आपने फंड इकट्ठा किया हो लेकिन कहीं कुछ कम पड़ रहा हो, परिवार में कोई शादी आ गई हो, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपने जो आकलन किया था उसे महंगाई ने मार दिया और आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, या फिर काम में कुछ हो सकता है, कारोबार संबंधी जरूरत अचानक से आ खड़ी हो। तो इस रकम का इंतजाम कैसे किया जाए? कई बार आप कई जगह हाथ पैर मारते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ही जो मौजूदा लोन है वो आपके लिए सोल्यूशन बनकर उभर सकता है। यानी आप अपने मौजूदा लोन पर ले सकते हैं टॉप अप लोन। इसके लिए जरूरी है कि आपका उसी बैंक और वित्तीय संस्थान से एक लोन चल रहा हो और आप उसका टाइमली पेमेंट कर रहा हो, तो ये टॉप अप लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसे लेने के पहले ध्यान किन किन बातों का रखना है? फायदे तो लग रहे हैं बहुत सारे, लेकिन क्या कोई नुकसान भी है? और जब आप इसको ले रहे हैं तो किस तरह का पेपर वर्क आपको करना होगा? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं loanformsme.com के फाउंडर अमित कुमार तनवर जी। अमित जी, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं कि भाई पर्सनल लोन मिल जाए, किसी दोस्त से हम पैसे उधार लेने की सोच लेते हैं। इन सब में एक टॉप अप लोन का विकल्प जो है वो भी रहता है, जो आपको अपने मौजूदा लोन पर एक्स्ट्रा लेयर मिल जाएगा लोन का। ये कब लेना चाहिए आपके मुताबिक, और इस विकल्प को आप कैसे एनालाइज करते हैं? प्रियंका जी, टॉपअप लोन सामान्यतः जो है, जो भी कस्टमर जिसने पहले कोई अभी होम लोन ले रखा है या कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रखा है या कोई पर्सनल लोन ले रखा है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर उसकी जो कैपेसिटी है आज की तारीख में, जो इनकम वगैरह है, उन सारी चीजों को एनालाइज करके कंपनी जो है एक टॉपअप लोन का ऑफर दे देती है। और वो टॉपअप लोन का ऑफर सामान्यतः एक इजी प्रोसेस होता है। क्योंकि उसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कम होता है, बैंक आपको पहले से ही जानता है, आपकी जो है हिस्ट्री जानता है, आपका जो है क्रेडिट का जो है क्या सिस्टम है, आप टाइम से कितना ईएमआई पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसके रिकॉर्ड में होती हैं। तो एक वित्तीय संस्था के लिए, एक बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए इजी हो जाता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ये फैसिलिटी दे सके। और कस्टमर के लिए भी फायदा है। कस्टमर के लिए कैसे फायदा है? जैसे आपने बताया, घर में कोई शादी का जो है आ गया कुछ, या मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या आपको सामान्यतः जो ऐसे लोग बताते हैं कि भाई हमें अपना होम एक्सटेंशन कराना है, एक रूम और बनाना है अपने एग्जिस्टिंग घर में, या फिर हमें जो है अपने होम फर्निशिंग करना है, रेनोवेट करना है हमें अपने घर को, तो इन सारी चीजों के लिए जो है एक टॉपअप ले लिया जाता है जी। और ये चूंकि सस्ता लोन विकल्प है तो इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं। सस्ता क्यों है और कैसे ये सस्ता पड़ता है? प्रियंका जी, अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड पे सामान्यतः अगर मैं हर साल का पर एनम ब्याज की बात करूं तो इंटरेस्ट पड़ता है कोई 52% तक जाकर के। अगर जो है मैं बात करता हूं आपके पर्सनल लोन की, तो ये 12% से, आज की तारीख में जो रेट चल रहे हैं 12% से स्टार्ट होकर के 22% तक रेट जाते हैं। लेकिन अगर मैं आज भी होम लोन की बात करूं, इवन कार लोन की अगर हम बात करें तो कार लोन भी आज 10% के आसपास है। तो अगर मैं जो है होम लोन की बात करता हूं तो होम लोन आज की तारीख में 8.5% के आसपास है। तो इवन जो बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, जिनके अबाव 800 सिबिल स्कोर है, उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उन्हें बहुत कम अमाउंट चाहिए लोन का, ये कुछ फैक्टर्स हैं, तो उसके हिसाब से उनको जो है 8% पे भी लोन अवेलेबल है होम लोन की जब मैं बात करता हूं। सिमिलरली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी विकल्प है, वो भी आसपास ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा रहता है होम लोन के मुकाबले। तो अल्टीमेटली होम लोन सबसे सस्ता विकल्प है। तो अगर मैं इसी हिसाब से कहूं कि अगर होम लोन किसी का चल रहा है, वो उसके ऊपर टॉपअप ले रहा है, तो वो सबसे सस्ता विकल्प है। तो वो उसी दर पर मिलेगा जिस पर मेरा लोन चल रहा है, मौजूदा लोन जो चल रहा है जिस पर मैं टॉपअप ले रही हूं, वो उसी दर पर मिलेगा जो मेरे एग्जिस्टिंग लोन पर है? ये एक ग्रे एरिया है। देखिए, जनरली क्या होता है कि बैंक्स जो हैं नए नए कस्टमर को अपने पास लाने के लिए तो लुभावने ऑफर लाते हैं कि भाई हम आपको जो है ये डिस्काउंट दे देंगे, आपके लिए एक स्पेशल रेट है। जैसे अगर सपोज कीजिए आज की तारीख में रेट 8.50% चल रहा है होम लोन का या किसी भी प्रोडक्ट का, तो बैंक हो सकता है आपको एक टेम्परेरी तौर पे कह दे कि भाई 1 या 2 साल के लिए आपका 1% पे दे देंगे, आपको इंसाइट करने के लिए, आपको अपने पास बुलाने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपने बैंक में वो आपको ऑफर दे देते हैं। बट अगर मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर की बात करूं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए थोड़ा सा नियम डिफरेंट हो जाते हैं। बैंक को लगता है कि भाई मुझे इतनी आसानी से छोड़ करके तो जा नहीं सकता है, मेरे पास ही रहेगा, तो मैं ये देख लूं कि भाई मैं अपनी जो है क्या इसको थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा करके दे सकता हूं क्या।
सपोज कीजिए 8.5% पे ऑफर है, बैंक ने आपको 9% पे ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो बैंक ने जो है 50 पैसे का एक्स्ट्रा ब्याज आपसे कमा लिया। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा नेगोशिएट करें, आप थोड़ा सा जो है बाहर मार्केट में भी देखें कि भाई मुझे किस रेट पे अवेलेबल है, और उसके बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तय करें, तो मेरे हिसाब से आपको जो है सेम रेट पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो सेम रेट या उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो रेट हो सकता है इसका। तो आप क्या कहते हैं, अगर कोई टॉप अप लोन लेना चाहता है तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन सी चेकलिस्ट है जिसको टिक करना होगा, तब आप टॉप अप लोन लेने के एकदम राइट कैंडिडेट होंगे? प्रियंका जी, पहले तो मैं जो भी लास्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी कस्टमर ने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है, तो मैंने कुछ केसेज में जो मेरे कस्टमर आते हैं, तो मैंने उनमें ये देखा है कि अगर उनका सपोज कीजिए पहला लोन उनका जो है थोड़ा हायर साइड पे था, इंटरेस्ट रेट 10% के आसपास चल रहा था, तो हमने जो है उन कस्टमर्स को 8%, 8.5% पे भी जो है टॉपअप के साथ में 1.5% उनका इंटरेस्ट रेट भी कम करा दिया। Okay. यानी कि आपके पास में नेगोशिएशन की पावर होती है, आप चाहें तो जो है अपने बैंक के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं, या ऑल टुगेदर एक नए बैंक के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं। नहीं, उसकी आपने बात कहा बाद में नए करेंगे। बैंक के साथ, मतलब अगर मेरे पास एक होम लोन है मान लीजिए एबीसी बैंक का, और मुझे टॉप अप लेना है, तो मैं एबीसी बैंक के पास ही जाऊंगी ना, मैं अब XYZ के पास तो नहीं जाऊंगी ना। उसी बैंक से मुझे टॉप अप मिलेगा, या मेरे पास विकल्प रहता है मैं दूसरे बैंक के पास भी जाके टॉप अप ले सकूं? प्रियंका जी, दोनों ऑप्शन है आपके पास। Okay. यहाँ पे कस्टमर के लिए विन विन है। वो एग्जिस्टिंग बैंक के पास में जाए, जाकर के उनको बोले कि भाई मुझे टॉपअप चाहिए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग चार्जेस और क्या टाइम फ्रेम वगैरह वो ले रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है बैंक कस्टमर डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा जो है कस्टमर जो है मार्केट में भी रिसर्च करे, मार्केट में देखे कौन सा और बैंक उसको जो है टॉपअप दे रहा है और मेरे जो एग्जिस्टिंग बैंक है उससे बेटर टर्म्स पे दे रहा है। इंटरेस्ट रेट बेटर होना चाहिए, प्रोसेसिंग फी बेटर होना चाहिए, टेन्योर जो दे रहा है वो बेटर होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप की। आजकल तो बहुत सारे बैंकों ने लीगल भी वेव ऑफ करना शुरू कर दिया है कि भाई आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है, तो फलाने बैंक में मॉर्गेज है, तो फलाने बैंक ने देख समझ करके ही दी होगी, तो हमें आपको लीगल वगैरह फालतू का कुछ काम कराना ही नहीं है। Okay. सिर्फ एक वैल्यूएशन कराएंगे, आपका लोन सैंक्शन कर देंगे। और आखिरी में एक चीज और, टॉपअप लेते समय जिस कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैं नाम नहीं ले सकता, वे जो है फोरक्लोजर चार्जेस लगा देते हैं। फोरक्लोजर चार्जेस कभी भी एक्सेप्ट ना करें। अगर आपके जो भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं इस शो को, वो हमेशा याद रखें कि मुझे फोरक्लोजर चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करना है। वैसे तो बैंक नहीं लगाते जनरली, लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में मतलब टॉपअप लेने पर फोरक्लोजर चार्ज, टॉपअप लेने पर फोरक्लोजर चार्ज? हाँ, टॉपअप लेने पर। ओके, तो ये इस पर बिल्कुल ये निगोशिएबल पॉइंट है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 100% नहीं ले सकते। negotiable। तो बेसिकली अगर आप टॉप अप अप्लाई करें तो आपको अपने बैंक से अच्छे से बात करना चाहिए। आप ब्याज पर निगोशिएट कर सकते हैं, ये इंश्योर करें कि बैंक आपसे कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं ले रहा हो। अगर मेरा होम लोन है एबीसी बैंक का, मैंने अभी एग्जांपल दिया था एबीसी से, और मैं XYZ बैंक से जा रही हूँ अब इस पर टॉप अप लेने के लिए, तो क्या मुझे अपना होम लोन जो है वो मौजूदा बैंक से दूसरे बैंक में उसका बैलेंस ट्रांसफर करवाना होगा, या इसकी कोई जरूरत नहीं है? इसको होम लोन बैलेंस ट्रांसफर ही बोलते हैं, प्लस टॉपअप, अगर मैं बात करूं तो। अब ये जो है पार्ट 2 है क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन तो ये था कि एग्जिस्टिंग बैंक के पास गए, आपने एग्जिस्टिंग बैंक से नेगोशिएट कर दिया। अब आप जो है मार्केट में गए, मार्केट में आपने रिसर्च की और उसके बाद में आपने देखा कि क्या ऑप्शंस हैं। अब ये सामान्यतः किन परिस्थितियों में आता है? 2 परिस्थिति हैं। एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो आपको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हो, और दूसरी बात जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे इतना लोन का लोन अमाउंट चाहिए, टॉपअप अमाउंट चाहिए, और उसके बियॉन्ड नहीं दे रहा है। जैसे कुछ बैंक्स में टॉपअप के लिए जो है टर्म्स रहती हैं, और उनका ये रहता है कि भाई हम 50 लाख रुपीज या 60 लाख रुपीज से ज्यादा का टॉपअप अमाउंट नहीं देंगे। अब हर एक कस्टमर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। किसी कस्टमर को 5 लाख का भी टॉपअप चाहिए होता है, किसी को 50 लाख का भी चाहिए होता है, और किसी को हो सकता है 1 करोड़ का भी चाहिए हो। तो कई बार जो है कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कि भाई मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है, एग्जिस्टिंग बैंक जो है मेरी नीड्स को फुलफिल करने में असमर्थ है, इनकैपेबल है, इसलिए मुझे अब दूसरा बैंक देखना ही पड़ेगा, मुझे दूसरे बैंक के पास जाना पड़ेगा। और ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि जो दूसरा बैंक होता है वो जो है, जैसे मैंने अभी कहा था, अट्रैक्टिव ऑफर्स कुछ ना कुछ रखता है न्यू कस्टमर के लिए, तो वो जो है एग्जिस्टिंग बैंक के मुकाबले में बेटर ऑफर दे देता है। ओके। तो
आपके लिए जो है मार्केट में एग्जिट, अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं तो आपके लिए चांसेस इस बात के हैं कि आपको बेटर ऑफर मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर अमित जी में ये भी बताना चाहिए कि आप जब बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं तब भी आपको कई तरह के चार्जेस जो हैं वो बैंक को देने पड़ते हैं और पेपर वर्क जो होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, ये बताइए कि किन किन स्थितियों में टॉपअप लोन की सुविधा नहीं मिलती है, और इस ऐसे में आपको फिर आपके पास क्या विकल्प बचता है? अगर वो नहीं दे रहा है तो जैसा कि आपने कहा कि आप दूसरे बैंक की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, पर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रेड फ्लैग होते हैं बैंक के और कहते हैं कि नहीं हम आपको टॉपअप नहीं दे सकते हैं? प्रियंका जी, अगर मैं बात करता हूं एसेंशियली, अगर हम बात करें नॉर्मल जो है टॉपअप लोन की, तो टॉपअप लोन एक तरीके से बैंक की बुक में जो रिकॉर्ड होता है वो एक नए लोन के तौर पर होता है। जी। आपने एक लोन पहले ले लिया है, अब आप दूसरा लोन लेने जा रहे हैं जिसको उन्होंने टॉपअप नाम दिया है। आपको बेसिकली कुछ चीजें नहीं करनी पड़ रही है इस लोन को लेने के लिए। अगर आपका होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है तो आपको जो है आपकी सिर्फ एक वैल्यूएशन हो जाएगी, आपको जो है लीगल यानी कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है बार बार नहीं देने वाला काम होगा, एक बैंक से दूसरे बैंक के धक्के खाने वाला काम नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाता है। अगर इसके बियॉन्ड अगर मैं बात करता हूं तो कई बार क्या देखा जाता है कि जो है आपका जो है जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका इनकम प्रूफ है, आपका क्रेडिट सिविल स्कोर है, आपका जो है जो कोलेटरल की वैल्यू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक हम कस्टमर की बात कर लेते हैं जिसका एक होम लोन चल रहा है 30 लाख रुपीज का। अब 30 लाख रुपीज का ये होम लोन चल रहा है, इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लेते हैं 75 लाख रुपीज की है। तो ये मैक्सिमम जो टॉपअप ले सकते हैं ये 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो हिसाब से वो 60 लाख रुपीज तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं अपनी उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो 30 + 30 यानी कि 60 लाख रुपीज तक का वो ले सकते हैं। 30 लाख रुपीज का एग्जिस्टिंग होम लोन हो गया, 30 लाख रुपीज का टॉपअप हो गया, 80% ऑफ द वैल्यू। कुछ बैंक 70% पे अलाउ करते हैं, कुछ बैंक जो है कई बार टॉपअप और भी कम कर सकते हैं। एंड फाइनली आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, तो रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बैंक आपको फाइनली क्या ऑफर करता है, यानी आपकी इनकम को भी असेस करेगा वो। अच्छा, क्योंकि आपने कहा ये नया लोन है तो प्रोसेसिंग फीस फिर से लिया जाएगा क्या? देखिए, ये भी एक नेगोशिएबल पॉइंट है, बट कई बार बैंक्स नेगोशिएट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये हमारा एक सिंपल वनीला प्रोग्राम है, हमारा एक सिंपल हमने जो है निकाल दिया है ऑफर और सब कस्टमर के लिए एप्लीकेबल है। XYZ ये अमाउंट हमारा प्रोसेसिंग फी का है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा और इतना हम जो है आपको मैक्सिमम टॉपअप दे देंगे आपकी अगर एलिजिबिलिटी बनती है। आपका जो है जब से आपने पहला लोन दिया है और तब से अब आप ये दूसरा लोन लेने वाले हो, इसके बीच में आपकी इनकम क्या है, इसके बीच में आपके का कोई एग्जिस्टिंग लोन बेकार तो नहीं हुआ है, यानी खराब तो नहीं हुआ है जिसमें आपका जो है सिविल स्कोर में गड़बड़ हो गई हो या आपकी EMI बाउंस हो गई हो या किसी और तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो जिसकी वजह से आप ले रहे हैं। जब बहुत सारे कस्टमर्स जो है डेट कंसोलिडेशन के लिए भी टॉपअप लोन लेते हैं, तो बैंक जो है टॉपअप लोन देते समय थोड़ा सा सतर्क रहता है और ये कोशिश करता है कि आप अगर जो है लोन दे रहे हैं तो आपके कुछ पैरामीटर जो बेसिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो पूरा हो। राइट। तो टॉपअप लोन के आपको क्या लगता है, इसके हमने बातें तो कर ली कैसे मिलता है, क्या फायदे हैं आपको, लेकिन इसका नुकसान कोई है क्या? मैडम, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अगर आप एक्स्ट्रा डेट बर्डन क्या करते हैं, हाँ जी, एक्स्ट्रा डेट बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा, ये एक तो नुकसान मुझे दिख रहा है। सबसे मेजर नुकसान है वो यही है कि एक तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनकी मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए की इनकम है या 50,000 रुपीज की इनकम है। अब उन्होंने अगर अपनी इनकम डेट टू इनकम रेशियो जिसकी हम बात करें, डेट टू इनकम रेशियो अगर उनका अबव 50% चला जाता है तो उनको अपने घर के दूसरे खर्चे भी तो करने हैं ना प्रियंका जी। उनको अपने घर में राशन भी चाहिए, उनको बच्चे की फीस भी देनी है, उनको किराया भी देना है अगर वो किराए के मकान में रहते हैं, बिजली का बिल भी देना है, इसके अलावा जो है पेट्रोल का, डीजल का, कुछ घर वालों के और घुमाने फिराने के खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अल्टीमेटली, और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन आपको करके रखना होता है। तो अल्टीमेटली आपको अपनी चद्दर जो है देख करके ही अपना डेट जो है बढ़ाना चाहिए। तो आपको जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पैसा आज आपने लिया है आपको उसको सूद समेत वापस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो कहते हैं ना माउंटेन ऑफ डेट, उसको मत खड़ा कीजिए। अगर बहुत इमरजेंसी में जरूरत है तभी लीजिए, इसलिए मत लीजिए क्योंकि बैंक ये ऑफर दे रहा है तो चलो ले लेते हैं। तो इस पे सावधान रहिएगा।
अब अमित जी कुछ सवाल हमारे दर्शकों के भी लेते हैं। रोहित बंसल जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने बता रहे हैं हमें कि ये गुरुग्राम में रहते हैं, फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, 30 लाख रुपए का इन्हें होम लोन लेना पड़ेगा और ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ रही हैं, ये लोन इन्हें फ्लोटिंग रेट पर लेना चाहिए या फिक्स्ड रेट पर? क्या सलाह देंगे आप रोहित जी को? रोहित बंसल जी को मेरी सलाह ये रहेगी कि वो अभी फ्लोटिंग रेट पर ही लोन ले। रीजन भी बड़ा सिंपल सा है कि आरबीआई की जो नेक्स्ट फोर्टनाइटली मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो है उम्मीद है कि और 50 पैसा या 60 पैसा तक जो है रेट बढ़ सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है लास्ट इंक्रीमेंट होगा आपके जो है रेट बढ़ने का, लास्ट दौर रहेगा। तो और जबकि अगर वो फिक्स रेट पर लोन लेते हैं तो वो कम से कम 1 से 1.5% महंगा होता है। तो अगर मैं आज एग्जिस्टिंग उनको 8.5% पे 9% के आसपास लोन मिल जाता है, तो और अगर उनको फिक्स रेट पे लोन आज 10% पे मिल रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। और उसके बाद में जब एक बार इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज होगी तो 100% आरबीआई जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम है इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने का, जैसे अभी रिपोर्ट आई है 13.7% की जो है जीडीपी में ग्रोथ वृद्धि दर्ज हुई है। तो अल्टीमेटली जो है इंडिया चाहता है कि वो जो है डबल डिजिट में जो है ग्रोथ करे, यानी डबल डिजिट मतलब 10% से ऊपर की जो है ग्रोथ उसकी आए साल दर साल, जिससे कि उसकी जो नई पॉपुलेशन आ रही है उनको एडजस्ट किया जा सके। तो आरबीआई की मजबूरी रहेगी कि आने वाले 102 साल के अंदर वो दोबारा से जो अपने रेट्स है उनको गिरा करके एक ऐसे लेवल पे लाए जहां पे कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके। तो अभी फ्लोटिंग रेट इनके लिए सही डिसीजन रहेगा। फ्लोटिंग रेट सही है। ओके, कमल तिवारी जी का सवाल लेकर आते हैं। 38 साल के हैं कमल। एक निजी बैंक से 30 लाख रुपए का इन्होंने होम लोन लिया था, अभी 25 लाख रुपए का बकाया है। पुराने ग्राहकों के लिए लोन काफी महंगा कर दिया गया है। इस लोन को क्या दूसरे बैंक में मुझे ट्रांसफर करवा लेना चाहिए और कौन कौन से इसमें फीस देने होंगे, किन किन बातों पर गौर करना चाहिए? इनफैक्ट मैं अभी यही कह ही रही थी और कमल जी ने ये का सवाल भी हमारे सामने ही आ गया कि कौन कौन सी फीस देना। तो फीस की तो बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि अमित जी को सारे वो बता पाएंगे क्योंकि बैंक टू बैंक भी ये डिफर करता है। पर अमित जी मोटा मोटी जरा बताइए कमल जी को कि खर्चा तो लगेगा। चीजें हैं। हाँ हाँ, सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, आपका जो नीड है, क्या आपका जो जिस बैंक के पास आप जाना चाह रहे हैं वो आपकी नीड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, आपका अमाउंट वाइज और टेन्योर वाइज, और आपकी जो ईएमआई है क्या वो आपके जो है जो भी आप बजटिंग करते हैं जिस तरीके से अपने जो है एक्सपेंसेस की उसके अंडर में आता है या नहीं। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फी देख लीजिए, आपका कोई फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं है, ये देख लीजिए। ये मोटा मोटा है। इसके अलावा जो है कोई और जो है ज्यादा चीजें जो है देखने वाली नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई बैंक कोई और रियायत दे रहा है किसी किस्म की, जैसे कई बार जो है मॉर्टगेज चार्जेस वगैरह में जो है वो रियायत दे देते हैं या प्रोसेसिंग फी भी वेव ऑफ कर देते हैं, तो वो आप नेगोशिएट करिए। 100% ये आपका हक है और आपको करना चाहिए। राइट, तो आप निगोशिएट जरूर कीजिएगा अगर आप बैलेंस ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं उस नए बैंक से। आप कई चार्जेस जो हैं उन पर भी आपको छूट मिलता है क्योंकि उन्हें नया ग्राहक चाहिए, और आप जैसा बता रहे हैं आपका बैंक भी वही कर रहा है, नया ग्राहक चाहिए तो पुराना ग्राहक दूसरे बैंक में जाए नया ग्राहक बनकर। थैंक यू सो मच अमित जी, आज आपने वक्त निकाला। आपके दर्शकों को प्रियंका जी कुछ 2-3 छोटी छोटी टिप्स हैं वो जरूर देना चाहूंगा। एक तो जब भी आप जो है टॉपअप ले, खास तौर पे होम लोन के ऊपर जब आप टॉपअप लेते हैं, तो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए हमेशा जो है उसको होम रेनोवेशन या होम एक्सटेंशन के तौर पर, या जो है कोई नया जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है उसके ही एवज में जो है आप उसमें दर्ज कराएं। तो ये मत कहें कि भाई मैं जो है शादी के लिए ले रहा हूं या कुछ भी। ये थोड़ा सा एक टिप है जिसको जो है आपके दर्शक फॉलो करें तो वो टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आप जो है हायर एजुकेशन के लिए, चाहे मैरिज के लिए या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर आप टॉपअप लोन लेते हैं तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। उसके बाद में एक दूसरी टिप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे अभी एक मित्र हैं उनकी डेथ हो गई और कुछ उनके लोन वगैरह चल रहे थे, अब उनको जो है पे करने पड़ रहे हैं। अब वो क्या टिप है, वो ये है कि जितना भी जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, लॉन्ग टर्म का अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस जरूर करवाएं। आप एक इक्वल अमाउंट का या थोड़ा सा 10% हायर करके, जैसे अब अगर आपने एक 50 लाख रुपीज का या 20 लाख रुपीज का जो भी आप अमाउंट जो है लोन का ले रहे हैं उसमें 10% 20% ऐड करके आप उतना एक टर्म इंश्योरेंस खरीद लीजिए। सबसे चीप सबसे सस्ता इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जरूर बाय करें। अदरवाइज अगर भगवान ना करे कि
इसी की वजह से जो है, जो आदमी जो है लोन ले रहा है, उसके साथ में उसकी डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसका जो फाइनेंशियल बोझ उनके जो है परिवार पर पड़ने वाला है, उससे परिवार बच जाए। राइट, तो तो दो ये याद टिप रखें। आपकी तरफ से हमें टॉप अप लोन पर, ये बातचीत हम कर रहे थे शो में, कि एक तो आपको इंश्योरेंस जरूर आप लॉन्ग टर्म लोन का करवाएं, और दूसरा जब आप टॉप अप लोन लेते हैं तो रेनोवेशन के लिए अगर उसका इस्तेमाल आप दिखाएंगे तो आपको टैक्स छूट भी मिल जाएगी। थैंक यू अमित जी, आज आपने वक्त निकाला। थैंक यू प्रियंका।